सभी दादा माँ को आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरेखदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 23rd December 1945, पेज 184 185। बौद्ध धर्म संबंधे कथा उठल। बौद्ध धर्म के बारे में बात निकली। सीसी ठाकुर, बौद्ध मत और हिंदू मते पार्थक्य खूब कम। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि बौद्ध मत और हिंदू मत में फर्क बहुत कम है। एक ही कथा रकमारी करे बोला, एक ही बातें विभिन्न प्रकार से कहना। শুনেছি বুদ্ধদেবের কথার মধ্যে প্রকারান্তরে বর্ণাশ্রমের সমর্থন আছে। सुना है बुद्धदेव के बातों में वर्णाश्रम के बारे में समर्थन किया गया है। তিনি গৃহীদের জন্য গৃহীদের উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন, আবার ভিক্ষুদের জন্য ভিক্ষুদের উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন। वे गृहियों के लिए गृहियों के उपयोगी निर्देश दिए हैं और भिक्षुओं के लिए भिक्षुओं के उपयोगी निर्देश दिए हैं। গৃহীদের বিয়ে থাওয়া চালচলন সম্বন্ধে যেসব নির্দেশ দিয়েছেন তার সঙ্গে বর্ণাশ্রমের কোনো বিরোধ নেই। गृहियों के शादी विवाह चाल चलन के बारे में जो सब निर्देश दिए हैं उसके साथ वर्णाश्रम का कोई विरोध नहीं है। অশোক বৌদ্ধ ধর্মের যে রূপ দিলেন তার মধ্যে বর্ণাশ্রম খুঁজে পাওয়া যায় না। अशोक बौद्ध धर्म का जो रूप दिए हैं उनमें वर्णाश्रम नहीं ढूंढ के पाया जाता है। বর্ণাশ্রম হলো একটা সাইন্টিফিক সোশ্যাল স্ট্রাকচার, বৈজ্ঞানিক সমাজ বিধান। वर्णाश्रम एक साइंटिफिक सोशल स्ट्रक्चर यानी कि वैज्ञानिक समाज विधान है। এই স্ট্রাকচার কাঠামো ভেঙে দিলে মানুষের অন্তরে বাহিরে একটা কেওটিক কন্ডিশন, বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। इस स्ट्रक्चर यानी के ढांचे को तोड़ डालने से मनुष्य के अंदर और बाहर एक क्योटिक कंडीशन यानी कि विशृंखल अवस्था की सृष्टि होती है। মনিদা, আমাদের সংহিতায় যে বিধান আছে তার কারণ অনেক জায়গায় দর্শানো নেই। मनीदा कहने लगे कि हमारे संहिताओं में जो विधान दिए गए हैं उसके कारण बहुत सारे जगह पे दर्शाया नहीं गया है। তাই সেগুলি যে বৈজ্ঞানিক বিধান তা বোঝা যায় না, और इस वजह से वे सारे वैज्ञानिक विधान है ये नहीं समझा जाता है। सीसी ठाकुर, ঋষিরা আচরণ করে জানা ও বোঝার উপর জোর দিতেন। सीसी ठाकुर जी कहने लगे ऋषियों के आचरण के द्वारा जानने और समझने के ऊपर बहुत काफी जोर देते थे। তাই কোনগুলি আচরণ করতে হবে কোনগুলি আচরণ করতে হবে না সেইগুলি নির্দেশ করে গেছেন। और इसी वजह से क्या आचरण करना होगा और कौन सा आचरण नहीं करना है उन्हीं के बारे में निर्देश देकर गए हैं। শ্রদ্ধার সঙ্গে যারা সেগুলি অনুসরণ করে ওই অনুসরণের ভিতর দিয়ে কালে সেগুলির রেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড, যুক্তিগত পটভূমিকা তাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। श्रद्धाओं के साथ जो उन्हें अनुसरण करते हैं वही अनुसरण के द्वारा काल के उपरांत उन सभी रैशनल बैकग्राउंड यानी कि जुक्तिगत पटभूमिका उनके निकट उद्घाटित हो जाता है। আজকের দিনের মানুষ সব জিনিসেরই রিজন, যুক্তি খোঁজে। তাই কোনটা করতে কেন করতে হবে এবং কোনটা কেন করতে হবে না তার মেকানিজম, মরকজ अनफोल्ड प्रकाश করে দেওয়া লাগে। आज के दिन में मनुष्य हर एक चीज के रीजन यानी कि युक्तियों को ढूंढता है। इसीलिए कौन सा क्यों करना होगा और कौन सा क्यों नहीं करना होगा उसका मैकेनिज्म यानी कि जो प्रोसेस है उसे अनफोल्ड यानी कि प्रकाश कर देना चाहिए। প্রাচীনের প্রতি যদি একটা রিগার্ডফুল সেন্টিমেন্ট, সশ্রদ্ধ ভাবানুকম্পিতা না থাকে তাহলে কিন্তু তার মর্ম বোঝা যায় না। ठाकुर जी और कहने लगे कि प्राचीन के प्रति अगर एक रिगर्टफुल सेंटिमेंट यानी कि सश्रद्ध भावानुकंपिता न रहे तो उन बातों का जो मूल्य है वो नहीं समझा जा सकता है। রিগার্ডফুল সেন্টিমেন্ট, সশ্রদ্ধ ভাবানুকম্পিতা যদি থাকে তাহলে আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখব কিসের মধ্যে সত্তার পক্ষে উপাদেয় কি আছে এবং তা থেকে কখনো বঞ্চিত হব না। रिगर्टफुल सेंटिमेंट यानी कि सश्रद्ध भावानुकंपिता अगर रहता है तो हम बहुत ही गहराई से ढूंढ कर ये देखेंगे
कि किस में सत्ता के प्रति उपादेय क्या है, और उससे हम कभी भी वंचित होना नहीं चाहेंगे। তা না থাকলে সুপারফিশিয়াল রিজনিং, উপরসা যুক্তি বিচার ও কমপ্লেক্সের লিনিং প্রবৃত্তি আনতি আমাদের ডিসিভ বঞ্চিত করতে পারে। और ये न रहने पर सुपरफिशियल रीजनिंग यानी कि ऊपरी ऊपर युक्ति विचार और कॉम्प्लेक्स के लीनिंग यानी कि प्रवृत्ति आनति हमें डिसीव यानी कि वंचित कर देगा। অবশ্য প্রবৃত্তি মুক্ত সশ্রদ্ধ অনুসন্ধান সত্ত্বেও প্রচলিত কোনো বিধান যদি বাঁচাবার পক্ষে অন্তরায়ী বলে প্রমাণিত হয়, তবে তা যে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে তার কোনো মানে নেই। ठाकुर जी साथ साथ ये भी कहने लगे कि प्रवृत्ति मुखी सश्रद्ध अनुसंधान के बावजूद प्रचलित कोई विधान अगर बचने बढ़ने के लिए अंतरायी होकर प्रमाणित हो यानी कि खिलाफ हो, तो उसे पकड़ के रखने होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। আমাদের বিচারে অনেক সময় ভুল হয়, हमारे विचारों में कभी कभी ভুল हो जाती है। তাই মোহমুক্ত দ্রষ্টা পুরুষের নির্দেশ মেনে চললে অনেক জঞ্জালের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। और इसी वजह से मोह मुक्त दृष्टा पुरुष के निर्देश को मानकर चलने से बहुत सारे गंदगियों के हाथ से छुटकारा पाया जा सकता है। আইডিয়াল আদর্শ থাকলেও রিজন যুক্তি বিচার ভালো বই মন্দ করে না, যদি সেটা অ্যাপ্লাইড প্রযুক্ত হয় টু ফুলফিल हिम ताके पूर्ण करते। आइडियल यानी कि आदर्श रहने पर भी रीजन यानी कि युक्ति और विचार अच्छा ही करता है, बुरा नहीं करता है, अगर वो अप्लाइड यानी कि प्रयुक्त होता है टू फुलफिल हिम यानी कि उन्हें पूर्ण करने में। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा अभी बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरेशदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि बौद्ध मत और हिंदू मत में मूलतः बहुत कम ही अंतर है। बुद्धदेव के उपदेश में अप्रत्यक्ष रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने गृहस्थों और भिक्षुओं के लिए अलग अलग उनके अनुरूप नियम दिए हैं। वर्णाश्रम एक वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था बताई गई है, जिसे तोड़ देने पर समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि शास्त्रीय विधान के पीछे के कारण स्पष्ट न होने से लोग उनके वैज्ञानिकता को समझ नहीं पाते। दूसरा दूसरा एक प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी बताते हैं कि ऋषि आचरण के माध्यम से ज्ञान पर बल देते थे। श्रद्धा के साथ नियमों को पालन करने से समय के साथ उनका तर्कसंगत आधार स्वयं स्पष्ट हो जाता है। केवल ऊपर ऊपर से तर्कों या जटिल प्रवृत्तियों के प्रति आकर्षण से सत्य को समझा नहीं जा सकता। यदि निष्पक्ष और श्रद्धापूर्ण विचार के बाद कोई नियम जीवन विकास में बाधा सिद्ध होता है, तो उसे छोड़ देना उचित है। आदर्श के पूर्ति के लिए किया गया तर्कों के विचार उचित और हितकारी माना गया है। यह है आज का विषय वस्तु का सार। एक विशेष सूचना, आज से जो आलोचना प्रसंग उसका समय चेंज हो गया है। आज 7/5 से आलोचना प्रसंग शुरू होगा, मार्च महीना का। आज का विषय वस्तु के ऊपर पहले मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दादा को अनुरोध करूंगा। दादा आप 15 मिनट्स तक आलोचना कर सकते हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु। ठाकुर जी का आज जो पाठ हमने किया उसमें ठाकुर जी जब बौद्ध धर्म के बारे में बात करने लगे तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज के बारे में ठाकुर जी बात कर रहे हैं। खास करके जो वर्णाश्रम है, कि हम जो वर्णाश्रम के बारे में जानते हैं, तो उसमें बुद्धदेव के कहने पर जो उनके जो मार्गदर्शन उन्होंने किया है उनमें और हिंदू धर्म में वर्णाश्रम के बारे में बहुत सारे बातों में जो सिमिलरिटीज है वो दिखाई दिया है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं एक ही बातों को विभिन्न तरीके से बोलना और कुछ भी नहीं है। तो ठाकुर जी उदाहरण के तौर पे ये कहने लगे कि बुद्धदेव बहुत सारे जगह पे एक गृही को, संसारी को
कैसा होना चाहिए, किस तरह शादी विवाह करना चाहिए, उनका संसार जीवन में उनका चाल-चलन कैसा होना चाहिए, उस बारे में उन्होंने निर्देश देकर गए हैं, मार्गदर्शन देकर गए हैं। और साथ ही साथ एक भिक्षु, उनका जीवन कैसा होना चाहिए कि उनके जीवन में ब्रह्मचर्य रहेगा, वो भिक्षाटन करके खाना खाएँगे। मतलब एक साधु या तो एक ऋषि का जो जीवनी है, वो किस तरह से उन्हें बिताना है, उस बारे में भी बुद्धदेव ने जो निर्देश है वो देकर गए हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पे यही चीज को रीस्टैब्लिश करने का बात कर रहे हैं कि वर्णाश्रम में जो हमारे प्रथाएं हैं उसको किस तरीके से दूसरे दूसरे धर्म में भी कहा गया है अलग अलग तरीके से। तो ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं कि जो वर्णाश्रम है वो एक साइंटिफिक सोशल स्ट्रक्चर है। बहुत सुंदर ये वर्ड जो है, वैज्ञानिक समाज विधान, सिर्फ समाज विधान नहीं, जो समाज विधान में वैज्ञानिक जो प्रोसेस है उसका जो एप्लीकेशन किया जाता है वो समाज विधान कभी भी टूटता नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल कि ठाकुर जी अनुलोम विवाह के बारे में कहे हैं। तो समाज विधान में विवाह एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि समाज विधान अगर हम लोग बहुत पहले के भारत को देखते हैं, प्राचीन भारत को अगर देखते हैं, तो विवाह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है शुरू से ही। क्योंकि विवाह एक ऐसा चीज है जो हमारे समाज को उन्नति की ओर भी लेके जा सकता है या तो फिर अवनति की ओर भी लेके जा सकता है। क्योंकि उससे जो डीएनए है या फिर जो जीन है वो सुगठित भी हो सकता है या तो अपभ्रंश भी हो सकता है। इसलिए उसके जो साइंस है, मतलब विवाह क्यों अनुलोम होना चाहिए, ये जो साइंस है, इस साइंस को समझना और उसे जीवन में फॉलो करना, ये दोनों चीज को हमें अगर प्रोमिनेंटली रखना है तो ही हम लोग हमारे समाज विधान को सही रख सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि साइंटिफिक सोशल स्ट्रक्चर, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो ढांचा है, अगर इसमें कहीं पर भी अगर कमी आ जाती है या फिर हम एज ए बोलते हैं ना सोशल जो एस्पेक्ट्स हमारे हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के एलिमेंट्स में से हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोसाइटी का एक एलिमेंट हम है, क्योंकि हम ही इस वैज्ञानिक समाज विधान को फॉलो करने वाले हैं। तो अगर हम इन समाज विधान को अगर नहीं फॉलो करते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, तो एक विशृंखल अवस्था की सृष्टि होती है जो आज हम हमारे चारों ओर विटनेस कर रहे हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल सा एक उदाहरण दूंगा तो इस बात को हम लोग समझ पाएंगे। हमारे कॉलेज में, मतलब ये सिर्फ हमारे कॉलेज में बोल के ही नहीं, ये आज के जो लर्नर्स है या फिर आज का जो प्रजन्म है उनमें ये बात कॉमन है। उदाहरण देके बोलूंगा, पहले जैसे हम जब कॉलेज में पढ़ते थे या तो स्कूल में पढ़ते थे, तो जो टीचर हमें नहीं भी पढ़ाते हैं वो अगर हमारे सामने से गुजरते थे तो हम रुक कर उन्हें ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग कहते थे या तो गुड आफ्टरनून कहते थे या तो नमस्ते सर, नमस्ते मैडम करते थे। लेकिन आज के टाइम में मतलब बच्चों का जो अप्रोच है कि अगर मैं उस क्लास में नहीं पढ़ाता हूं लेकिन उसे पता है कि मैं एक टीचर हूं, तो वो फिर भी ग्रीट नहीं करेंगे। या फिर अगर मैं पढ़ाता भी हूं तो उनका ग्रीट करने में वो रेस्पेक्ट जो है वो कुछ हद तक नहीं दिखाई देता है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये जो एक मानसिक शिफ्ट है, जो एक मेंटल शिफ्ट है, ये मेंटल शिफ्ट क्यों हुआ, ये हमें समझना जरूरी है। हम उन बच्चों को अगर इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे या फिर इस बात के लिए हम उनको दोष देंगे, तो एक्चुअली में वो उनका दोष नहीं है। एक्चुअली में उनका दोष नहीं है। वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रोसेस जो है सोशल स्ट्रक्चर का, वो कहीं ना कहीं टूट गया है। कैसे? एक सिंपल सा उसका उसका पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन मैं दे सकता हूं कि उस घर में अगर जो माँ है, वो माँ अगर उस बच्चे के सामने रोज अगर अपने पति को या अपने सास ससुर को अगर ग्रीट नहीं कर रही है, श्रद्धा नहीं दिखा रही है, तो उस बच्चे के अंदर बड़ों के लिए जो झुकना
या श्रद्धा दिखाना वो इम्बाइब नहीं होगा, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं। जब बच्चा बात करना सीखता है तो उसे कोई किताब दिया जाता है क्या? नहीं, वो सुनकर, वो देखकर सीखते हैं। तो अगर मेरे घर में मेरे बड़े अगर उनके बड़ों का अगर पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, उनको धन्यवाद बोलते हैं, तो ये देखकर वो संस्कार उसके अंदर भी आता है और फिर वही संस्कार वो बाहर अप्लाई भी करता है। तो ये है साइंटिफिक सोशल स्ट्रक्चर। तो ये कहीं ना कहीं जो विधान व्यवस्था है वो टूटता जा रहा है, जिसके वजह से हमारे चारों तरफ हम देख सकते हैं कि कितना विशृंखल अवस्थाएं सृष्टि होती है। खास करके मैं, मतलब, लोगों के लिए बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब एक सोच में परिवर्तन है, ये खास करके जो सत्संगी ठाकुर जी को अतोप्रत भाव से मानकर चलते हैं, उनको ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है, दिखाई दे जाता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि वो पार्थक्य हमें, वो फर्क हमें समझ में आता है। तो मनीदा जब कहते हैं कि संहिताओं में जो विधान दिए गए हैं उसका कारण बहुत सारे जगह पे बताया नहीं गया। तो संहिता मतलब खास करके जो वेद उपनिषद है, उन उन शास्त्रों में जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है, जो विधान दिए गए हैं, उन बारे में मनीदा कह रहे हैं कि उसके जो रीजनिंग है या फिर उसके जो कारण है, उसको दर्शाया नहीं गया, जिसके वजह से लोग इसको कहीं ना कहीं कुसंस्कार मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, या फिर उसके पीछे कोई युक्ति सही तरीके से नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये सब भ्रम है। क्योंकि अगर वैज्ञानिक व्यवस्था है तो उसकी युक्ति होगी। आग अगर है तो आग का धर्म है, वो उष्णता देती है। मैं हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जलेगा। तो ये युक्ति जो है ये प्रूवन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विधान हैं जो प्रूवन नहीं है, ऐसा उनका कहना है मनीदा का। तो ठाकुर जी बहुत सुंदर तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं। ये मुझे बहुत पसंद आया जो ठाकुर जी कहने लगे कि ऋषियों आचार आचरण करके उन्हें जानने और समझने के ऊपर जोर दिए हैं, मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। हम जब भगवान को, हम जब हमारे परम पिता को सेवा करते हैं, तो हम जाने अनजाने में 36 किस्म के सेवा अपराध करते हैं। 36 टाइप्स ऑफ सेवा अपराध हम करते हैं, रोज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया, तो हम क्या करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं? चलते चलते प्रणाम कर लेते हैं। चप्पल पहना हुआ रहता है, प्रणाम कर लेते हैं। ये एक सेवा अपराध है। मैं मेरे आराध्य को जब सम्मान दे रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर सच में, क्योंकि श्रद्धा भाव से हम करते हैं, हम तो ऐसे नहीं करते ना कि डर के मारे, श्रद्धा से करते हैं। लेकिन उसमें जो सेवा अपराध है, सेवा अपराध क्या है कि अगर मुझे उनको, मेरे आराध्य को अगर सेवा देना है, क्योंकि प्रणाम करना भी एक सेवा होता है, तो अगर मुझे वो सेवा देना है तो मुझे विधिवत उस मंदिर के अंदर जाकर चप्पल उतार कर, जैसे हम प्रणाम करते हैं उस तरीके से प्रणाम करना चाहिए। बहुत किसी ने कहते हुए भी सुना रहेगा आप लोगों ने कि जब हम मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं, मतलब सामने जब विग्रह रहता है, तो वहां पे हमें पलती मार के बैठना चाहिए। लेकिन बहुत कोई क्या करते हैं, ऐसे पैर को उठाकर, मतलब ऐसे पैर फोल्ड करके और हाथ से अपने घुटनों को ऐसे घेर कर बैठते हैं। वो भी एक सेवा अपराध होता है। या फिर मान लीजिए जब हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, अगर उसको पानी में धोकर फूल चढ़ाए तो वो भी सेवा अपराध है। लेकिन ये सारे चीजों को वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझाया गया है। वैज्ञानिक तरीके से नहीं। तुलसी का पानी, हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें तुलसी का पानी दिया जाता है जो हम पीते हैं। बहुत कोई आज के जमाने में बच्चे लोगों को अगर बोले जाते नहीं नहीं, ये सब सब प्रथाएं हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तुलसी का भिगाया हुआ पानी, इसके जैसा एंटीबायोटिक और कुछ नहीं है। तो जब हम उस एंटीबायोटिक को ले रहे हैं, रोज हम ले रहे हैं, तो हमारे शरीर के जो जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो वहां पे खुशबू रहता है।
अगरबत्ती का खुशबू हो सकता है, फूल का खुशबू हो सकता है। अब ये खुशबू हमें कैसे प्रभावित करता है? ये एक फील गुड फैक्टर है। हम जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमें शांति की अनुभूति होती है। क्यों होती है? रीजन ये है कि वहां का जो एम्बियंस है वो इतना प्लेजेंट रहता है, जो शुरुआत से मतलब हमारे जन्म के पहले से वही इन्वायरमेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, इसलिए हमें उतना शांति मिलती है। बोला जाता है कि गर्भगृह के प्रदक्षिणा करना चाहिए, 7 बार प्रदक्षिणा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसका रीजन ये है कि जब गर्भगृह को बनाया जाता है, विग्रह को जब वहां पे प्रतिष्ठा किया जाता है, वहां पे कुछ धातुओं को रखा जाता है। उन धातुओं को वहां पे रखा जाता है और फिर विग्रह का प्रतिष्ठा किया जाता है। तो वहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। इवन हमारे शरीर में भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और उसे हमेशा चार्जिंग करना जरूरी है। तो जब हम प्रदक्षिण करते हैं, दैट इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करते, क्लॉकवाइज करते हैं। वो भी उसका भी रीजन क्या है? क्योंकि पृथ्वी जो घूमता है वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब पृथ्वी क्लॉकवाइज घूम रहा है और हम भी जब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो उस मोमेंटम को हम स्पीड करते हैं, स्पीडिंग करते हैं। मोमेंटम जब स्पीडिंग होता है, ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो 7 बार मैंने घूमा, उसमें जो टाइम पीरियड लगता है, वो टाइम पीरियड से वो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज होता है मेरे शरीर के अंदर, जिसके वजह से हमें ऊर्जा की महसूस होती है, उपलब्धि होती है। देखिए, जब किसी चीज में मोमेंटम बहुत ज्यादा रहता है तो उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये जो हमने पृथ्वी जो क्लॉकवाइज घूम रहा है और हम भी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो एक्चुअली हम लोग मोमेंटम को स्पीड दे रहे हैं, जिसके वजह से वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। तो ये सारे रीजनिंग जो है ना, ये हमें पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो हम उसको करेंगे नहीं, और अगर करेंगे भी तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं करेंगे जो हमें प्रोसेस करना चाहिए। तो ये जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन से आचरण करना होगा और कौन से आचरण नहीं करना होगा, उनका ही दिशा निर्देश देकर गए हैं ऋषियां, क्योंकि उन्होंने इन चीजों को करके देखा है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया और उसी को एस्टैब्लिश करके गया। तो श्रद्धा के साथ जो इन बातों को अनुसरण, जो मैंने अभी कहा कि अगर नहीं पता है तो ऑब्वियसली उसके लिए मेरा प्रेम रहेगा ही नहीं, और अगर मुझे रीजनिंग पता है तो मैं तो उसे श्रद्धा के साथ करूंगा, और जब मैं श्रद्धा के साथ करूंगा तो उसके पीछे रैशनल जो बैकग्राउंड है उसे समझने में आएगा, मेरे सामने उसका उजागर होगा कि अरे ये मैं कर रहा था, उसका रीजन क्या है। मैं बहुत पहले, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। दादा टाइम है ना, थोड़ा 5 मिनट? हाँ हाँ दादा, टाइम है। हाँ, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। मेरा बहुत पहले, काफी साल पहले, मेरा आदत था, मैं लेट टॉयलेट जाया करता था। और उस टाइम में मुझे हफ्ते में 2 बार या 3 बार मुझे सर दर्द होता था। तो ऑब्वियसली ठाकुर जी के विधान में क्या कहा गया कि हम सुबह उठकर साफ सुथरा होकर हम फिर नाम ध्यान में बैठते हैं, इष्टोभिति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब इस समय काल को आप देखिए, ये जो समय काल है वो ब्राह्म मुहूर्त का समय है। तो बहुत कोई क्या बोलते हैं, ब्राह्मण मुहूर्त में उठना चाहिए, इससे शरीर ठीक होता है, इससे ऊर्जा की महसूस होती है। लेकिन उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है कि इतना सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं शरीर के, वो लूजन रहता है। उसमें जो स्टिफनेस है वो तब तक नहीं आती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, मेरे शरीर के स्टिफनेस बढ़ता है, मेरे ऑर्गन्स, अंदर के जो ऑर्गन्स है उसका स्टिफनेस बढ़ता है। तो जब हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम टॉयलेट बाथरूम जाते हैं, हम जब प्रातः क्रिया करते हैं, तो उस टाइम में हमारे मसल्स लूजन होने के वजह से मेरे अंदर के जितने भी गंदगी है या टॉक्सिन्स है वो क्लियरली वॉश आउट हो जाता है, क्लियरली। तो मेरे जो गट है वो गट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो जिसके वजह से जब सुबह सुबह मैं प्रातः क्रिया कर लिया, जिसमें उस समय में वो मसल्स लूजन है, ऑर्गन्स लूजन है, तो सारे शरीर के जो भी गंदगी है वो निकलने में कोई बाधाएं नहीं रहती है। तो मेरे शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स है या तो जो गंदगी है वो जब निकल गया, तो ऑब्वियसली इट इज बाय नेचुरल
मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तो मेरे शरीर ठीक होगा, मेरा शरीर ठीक रहेगा तो मैं ठीक रहूंगा, मुझे ऊर्जा की महसूस होगी, दिन भर मैं एनर्जाइज रहूंगा। तो ये एक विज्ञान है। तो इसलिए सुबह जब कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, उसका रीजनिंग, जब ये रीजनिंग समझ में आएगा, मैंने खुद ने जब इस चीज को एक्सपीरियंस किया, मैंने लगातार 1 डेढ़ हफ्ता तक जब मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, तब मुझे पता चला, अरे 1.5 हफ्ते से तो मुझे सरदर्द ही नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा खुद को एनर्जाइज पा रहा हूँ, मुझे दोपहर को खाना खाने के बाद लेक्चर लेते वक्त मुझे नींद नहीं आ रही है। जब मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया तब मुझे पता चला, अरे सुबह मुझे उठकर प्रातः क्रिया करना चाहिए। उस दिन से मुझे और किसी को बोलना नहीं पड़ा, या तो फिर मैंने मतलब सो के नहीं रहा, मैं सुबह सुबह उठा, मैं नॉर्मली जो जीवन प्रक्रिया है उसको फॉलो करना शुरू किया। ये जो चीज है ना, ये आजकल के दिन में मनुष्य इस चीज को पहले तो पता ही नहीं रहता है, और अगर पता रहता है तो उसको वो ढूंढना शुरू करता है, नहीं ढूंढ पाता है तो एक ऐसा मैकेनिज्म उसके सामने अनफोल्ड होता है, जो यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो ऊपर ऊपर का युक्ति विचार, सुपरफिशियल रीजनिंग को हम जब मान के चलते हैं, तो वो हम हमारे प्रवृत्तियों को जो सपोर्ट करे उस युक्ति विचार को लेकर हम चलते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जो मेरा मेरा जो शरीर का विधान है उससे मैं वंचित हो रहा हूं। जब मैं मेरे शरीर विधान से वंचित हो रहा हूं तो मेरे जीवन में तकलीफें आएंगी। फिर हम ही ये कहते हैं कि अरे मैं तो इतना मन मान के चल रहा हूँ ठाकुर जी को, मैं मेरे जीवन में इतना ये कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्यों इतने तकलीफें हैं। लेकिन उस तकलीफों का जो रीजन है वो अगर हम समझ लेते हैं, तब हमें और प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए ठाकुर जी आगे क्या कहते हैं कि प्रवृत्ति मुखी सश्रद्ध अनुसंधान के बावजूद जो प्रचलित विधान है वो अगर मेरे बचने बनने के अंतराय होता है, मेरे बचने बनने के खिलाफ साबित होता है, तो उसे पकड़ के चलना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं मेरे वक्तव्य को खत्म करूंगा। मैं जब बंगाल में था तो हमारे बाजू के जो पड़ोसी है, वो लेडी जो है, वो माँ जो है, वो हमेशा सर्दी जुकाम से भुगतती थी, हमेशा। उनको 12 महीना उनको सर्दी जुकाम रहता था। वो क्या करती थी, उनका जीवन में वो जो प्रोसेस फॉलो करती थी, वो क्या करती थी, सुबह उठती थी, ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो, वो नहाती थी, नहाकर गीले कपड़े में भगवान का बर्तन साफ सफाई करना, भगवान को साफ सफाई करना, फिर गीले कपड़े में भगवान को पूजा देना, गीले कपड़े में प्रसाद देना, फिर जाकर वो गीला कपड़ा चेंज करके वो नॉर्मल कपड़ा पहनती थी। अब जो वो स्नान की तब से लेकर प्रसाद वितरण करने तक करीबन करीबन जो ये 1 घंटा वो अपने शरीर को गीले कपड़े में रखती थी, उसके वजह से उनके शरीर को तकलीफ हो रहा है, उनको सर्दी जुकाम लग रहा है। तो ये उनके बचने बढ़ने का अंतराय हो गया। किसी ने उनको कहा है कि नहीं, गीले कपड़े में भगवान को सेवा देना चाहिए क्योंकि उसे शुद्ध माना जाता है। अब ये जो प्रथा है वो उसने मान लिया कि नहीं ये प्रचलित प्रथा है, लेकिन ये तो उसके बचने बढ़ने का अंतराय हो गया। तो जब उन्हें ये बातें समझाई गई कि आप देखो कहीं पर भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि गीले कपड़े में आपको पूजा देना है, भगवान का सेवा करना है। जब मतलब जो प्राचीन किताबें हैं, जब उनमें इसका उल्लेख उनको दिखाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तब उन्होंने उस बात को बोला कि नहीं नहीं, तब तो मैं गलत कर रही थी। तब उन्होंने उस अभ्यास को जब छोड़ा तो 4-5 महीने में फिर उनका तबीयत जो है वो ठीक हुआ, सर्दी जुकाम से वो बच गई। तो ये जो चीज है, ये जब हम हमारे जीवन में, जब हम ऐसे कोई दृष्टा पुरुष के निर्देशों को मान के चलते हैं, तो ऐसे जो जंजाल है, ऐसे जो गंदगी है, ऐसी जो रूढ़वादी प्रथाएं हैं, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। और इसी वजह से हमारे जीवन में आइडियल की जरूरत होती है। लेकिन सिर्फ आइडियल होने से नहीं चलेगा, उस आइडियल को फुलफिल करने के लिए हमें हमारे चीजों को काम पे लगाना है, तभी हमारे जीवन में सुधार आ सकता है, हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। यही बोल के मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी सद्य श्रोता बहुत सुंदर भाव से दोनों विषय वस्तु, दोनों जो प्रसंग है उनको बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है। पहले तो दादा ये बताया है कि वर्णाश्रम एक साइंटिफिक सोशल स्ट्रक्चर है, तो उनका बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके दादा ने इसको
आलोचना की है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज हमको अच्छा लगा कि सेवा अपराध, 36 टाइप का सेवा अपराध है, ये पता नहीं था, अभी आज जानने को मिला। और जब दादा ने एग्जाम्पल दिया तब हम महसूस किया कि हाँ सही, तो ऐसा करते हैं, लोग करते हैं। ये भी एक अपराध होता है एक्चुअली। और तीसरा इम्पोर्टेंट बात, वैज्ञानिक व्याख्या, जो विभिन्न प्रथा है इसका पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या है। तो हम लोग बहुत ज्यादातर ये वैज्ञानिक व्याख्या को जानते नहीं है और उसको मानते नहीं है, और कुसंस्कार बोल के उसको उड़ा देते हैं। तो ये, और एक दादा जो लास्ट में बोला है कि गीले कपड़े में मतलब ठाकुर पूजा का काम करना, ये बिल्कुल सही है। मेरा मम्मी भी ऐसे करती थी। गीले गीले कपड़े में सब करते थे पूजा का काम 1 घंटा तक। और नेचुरली उनको बीमार पड़ते थे, अस्थमा होते थे, बहुत प्रॉब्लम होते थे, लेकिन वही उसको अच्छा चीज समझ के करती थी। लेकिन उसका मतलब उसको अनायास से इसको छोड़ा जा सकता था। तो एक बहुत सुंदर आलोचना के माध्यम से दोनों विषय वस्तु को दादा ने बहुत सुंदर भाव से व्याख्या की है। तो अभी आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रदा को अनुरोध करूंगा 15 मिनट्स आलोचना करने। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। आज टाइम बढ़ा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आज टाइम बढ़ा है दादा। ठीक है, बहुत सुंदर विषय। और सूरज दा ने काफी सब चीज कवर किए, बहुत सुंदर से आलोचना किए। मैं भी थोड़ा वैल्यू एडिशन के लिए ट्राई करूंगा। ठाकुर जी को बोलते कि जैसे बौद्ध धर्म, हम लोग देखते हैं ना अभी बौद्ध धर्म क्या है ना, अब ये सोचते हैं कि बौद्ध धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है। ठाकुर जी बोलते हैं बौद्ध मत और हिंदू मत में बहुत कम अंतर है, कोई अंतर नहीं था। अगर ठाकुर जी अगर बुद्ध के श्री ठाकुर बुद्ध के रूप से अगर आते हैं तो अलग नहीं बोल सकते, अगर भगवान श्री कृष्ण के रूप से आते तो अलग नहीं बोल सकते। तो मैसेज तो सेम ही था। बट जब बुद्ध देव के टाइम से एक गृहस्थ था, एक सन्यास का जीवन था, जैसे वो लोग जाके जंगल में रहते थे, तो उन लोगों के लिए अलग अलग था। ठाकुर जी बोलते हैं कि एक ही बात को विभिन्न प्रकार से कहा गया है। सुना है कि बुद्ध देव के उपदेश में अप्रत्यक्ष रूप से वर्णाश्रम का समर्थन मिलता है। तो वर्णाश्रम का तो मिलेगा, ये तो साइंटिफिकली है। ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से यही समझाना चाहते हैं कि ये कोई प्रथा नहीं है कि ऐसे वर्णाश्रम ये वर्णाश्रम हो गया ये हो गया, ये साइंटिफिकली है। सी उस टाइम, और उसको पढ़ने के लिए आपको, साइंस को जानने के लिए आपको जेनेटिक स्टडी चाहिए। तो उस टाइम इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस था नहीं था, लोग मानने नहीं थे। बट अभी तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, अभी रिसर्च हुआ है उसके ऊपर। अगर हार्वर्ड में आप देखोगे उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च है, क्यों ये वर्णाश्रम प्रथा था, उसका क्या बेनिफिट है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा 2-3 मिनट के लिए, उसमें मैं कुछ निकाला हूं कल से। तो ठाकुर जी बोलते कि उन्होंने गृहस्थ के लिए उनके अनुकूल निर्देश दिए, और भिक्षुओं, क्योंकि वो दो पार्टीशन था, जो गृहस्थ थे जो समाज का परिचालना करते थे, रहते थे घर में गांव में ये सब उनके, उनके लिए जो प्रथा था वो अलग था। और जो भिक्षुओं थे जो जंगल में रहते थे, उन लोगों का जंगल नहीं बाहर ऐसे घूमते रहते थे, क्योंकि भिक्षुओं का रोल क्या था, तो उनका तो गृहस्थ जीवन में नहीं था। बट वो लोग जो सांसारिक लोग थे उनको ज्ञान देते थे, दिशा निर्देश करते थे, राइट। उनके लिए अलग उनका अनुरूप उपदेश दिया था, उनके लिए निर्देश अलग था। तो बट हम लोग ठाकुर जी क्या बोल रहे थे, सम्राट अशोक है, हम लोग जैसे उड़ीसा में देखते हैं बहुत सारा उदयगिरी खंडगिरी बहुत सारा प्लेसेस है। अभी क्या है ना, जैसे बुद्धदेव के बाद सम्राट अशोक ने जब चंडाशोक से धर्माशोक को उनका परिवर्तन हुआ, बुद्धिज्म को अडॉप्ट किए, उसी टाइम पे वो बहुत सारा स्क्रिप्चर्स, बहुत सारा जैसे पेंटिंग, कहीं पे मंदिर वगैरह बनाए, वो ठीक से बोले कि ठीक से नहीं दिए, वर्णाश्रम का कोई स्पष्ट झलक नहीं मिलता है, वो दिखा नहीं पाए वर्णाश्रम का, वो जो छोड़ के गए क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि इस संरचना का जो तोड़ देने पर मनुष्य के भीतर और बाहर दोनों और एक प्रकार की कैओटिक कंडीशन हो जाते हैं। और ठाकुर जी बोले कि जो संरचना था, ये जो ऋषियों का, हमारा जो पूर्व पुरुषों का जो संरचना था, ये साइंटिफिकली था। बहुत सारा चीजें हम लोग करते हैं, जानते नहीं उसका रीजन क्या है। इसलिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि जैसे आज जैन जी, जैन अल्फा, वो लोग तो बोलेंगे आप लोग क्या करते हो, आप तो ऐसे सुपरस्टिशन में जी रहे हो, ये अंधविश्वास है। बट ये अंधविश्वास नहीं है। और 2-4 में एग्जाम्पल दोगे आपको लगेगा नहीं अंधविश्वास है, इसको प्रॉपर साइंटिफिकली रीजन है। तो साइंटिफिकली रीजन तो सब चीज, सब लोगों को मैं साइंस के बारे में समझा नहीं पाऊंगा, आप दुनिया के लिए दे रहे हो, सारा देश के लिए कुछ अगर प्रचलित कर रहे हो, तो आपको कहीं कहीं वो लोग क्या किए ना, रिचुअल्स के माध्यम से दे दिए, मंदिर के जैसे पूजा करना, बहुत सारे रिचुअल्स के माध्यम से दे दिए, आपको पता ही नहीं चलेगा उसका बैकग्राउंड में साइंटिफिकली क्या है। तो धीरे 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 लोग ने उसको करते गए। ठाकुर जी क्या बोलते हैं, हम जितना उसको करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा।
रहेगा। रुचि और ऋषिगण आचरण के माध्यम से जानने और समझने पर विशेष बल देते थे। इसलिए कौन से आचरण करने योग्य है और कौन से नहीं है, वो बस एक निर्देश दे कर गए हैं, राइट। तो क्या क्या आचरण थे, जैसे मैं ठाकुर जी बोलते हैं वर्णाश्रम को इतना क्यों बोलते हैं, बार बार हम देखिए अभी 6 चल रहा है चैप्टर, बट हर चैप्टर में वर्णाश्रम के बारे में तो आता है, वर्णाश्रम विवाह, बट हम लोग क्या ना उसको हर कोई काउंटर करता है, हर कोई क्वेश्चन करता है। ठाकुर जी फिर समझाते हैं एनिमल का एग्जांपल देके, पेड़ों का एग्जांपल देके, ये सब देके जो समझा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम साइंटिफिकली प्रूव अगर लोगों को अगर दिखा नहीं पाएंगे तो लोग भी बिलीव नहीं करते, अरे ऐसे कैसे होता है, मनुष्य तो एक दिखता है। तो ठाकुर जी फिर भी बोलते तो वर्णाश्रम का बहुत बड़ा ये है। मैं कल जैसे आप लोगों को बोला था ना, मॉडर्न एपिजेनेटिक्स क्या बोलता है, बोलता है कि जीन्स चेंजेस देयर एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, हमारा ऑक्यूपेशन, डाइट एंड रिपीटेड बिहेवियर। तो जैसे शशि भाई उस दिन बोला था, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में रिपीटेड बिहेवियर 7-8 पीढ़ी से अगर जो चल रहा है पूजा पद्धति, तो धीरे 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 जीन कैरी करती है। ये कुछ मतलब कोई लॉजिकल नहीं है कि ऐसा कोई बोल दिया, नहीं, ये साइंटिफिकली है, ये प्रूवन है हार्वर्ड में। जीन्स चेंजेस दैट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, जैसे अगर सात्विक भोजन लेते हो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, जो करते हो पूजा पाठ करते हो बेस्ड ऑन द डाइट, अगर आप सात्विक भोजन लेते हो क्या करते हो, रिपीट, में ब्राह्मण का एग्जांपल देता हूँ, रिपीटेड बिहेवियर ओवर जनरेशन। तो इसका क्या होता है, अगर एग्जांपल देता हूँ, अगर ब्राह्मण परिवार में पीढ़ियों से मंत्र पाठ, ध्यान, अध्ययन ये सब चलता रहता है, इसमें न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव एपिजेटिव मार्कर्स डेवलप हो जाते हैं। तो जैसे क्षत्रिय परिवार में, और जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, अनुशासन हो गया, ये सब चलता है ना, तो जो फिजिकल रेजिलेंस, आपको बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग मिलेगा, फिजिकल रेजिलेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये सारा डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर ये वर्णाश्रम हुआ, तो वर्णाश्रम को जो होता है, जो उसमें अगर पढ़ा 2009 में एक पढ़ा गया हार्वर्ड में, क्या हुआ ना, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन पॉपुलेशन हिस्ट्री, ये टॉपिक का नाम है, कंस्ट्रक्टिंग इंडियन पॉपुलेशन हिस्ट्री। इसमें क्या पढ़ा गया कि भारतीय जनसंख्या में एंडोजमी के कारण, जो अनुलोम विवाह के कारण स्पेसिफिक जेनेटिक क्लस्टर बना है, अगर भारतीय को छोड़ के बाकी कहीं पे नहीं, सब मिक्स ब्रीड है। तो उसमें क्या होता है, तो इसमें बेनिफिट में क्या हुआ, इस क्लस्टर में डिजीज रेजिस्टेंस, बहुत सारा डिजीज रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक एबिलिटीज। और जो ब्राह्मण का जो सोच है, क्षत्रिय का सोच है, जैसे आप मारवाड़ी कम्युनिटी देखो, मैं तो अकाउंट्स में हूँ, उन लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ना जरूर नहीं है, उनका ब्लड पे है। तो एक कहां से है ब्लड पे, अगर सेम बच्चे हैं, सेम पढ़ाई करते, सेम स्कूल में जाते, उनको क्यों बिजनेस आता है, मैं वही सोचता रहता हूँ कि वो जीन पे है। तो उसको फिर इंटरमिक्स जब कर जाएंगे, तो इंटरमिक्स क्यों करना भी गलत है, मैं दिखाऊंगा नीचे क्यों करना गलत है। जैसे प्रतिलोम विवाह में ठाकुर जी क्यों बोलते कि प्रतिलोम विवाह गलत है, बट आज का बच्चे को अगर समझाओगे ना, अरे प्यार हो गया, क्या प्रतिलोम अनुलोम देखते हो, बट वो गलत है। वो जानता नहीं कि क्या कैरी करके जा रहा है जीन पे, और वो जहां पे अगर डेविएट होगा, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो कितना बम्बार्डमेंट होगा उसको पता नहीं है। तो यही शिक्षा ठाकुर जी बार बार बोल रहे, अगर विवाह हो गया तो आतंकवादी पैदा करोगे, अगर प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। आज सारा दुनिया चल रहा है, कोई किसको समझा नहीं, सब देख रहे हैं, अरे यहाँ पे फाइटिंग हो रहा है, हमारा क्या जा रहा है, फिर धीरे धीरे आग लग के यहाँ तक भी आएगा। तो इसीलिए ना अच्छा लीडर है ना अच्छा इंसान है, सबसे मूल कारण है विवाह। तो जो स्टडी पाया गया कि इसलिए क्लस्टर में डिजीज रेजिस्टेंस, अगर जो अनुलोम विवाह के कारण डिजीज रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक एबिलिटीज और मेटाबॉलिक ट्रेड्स समूह विशिष्ट है, अभी भी रिटर्न है, जो लोग थोड़े बहुत मान के चल रहे। तो ये एंडोजमी ओरिजिनली वर्ण व्यवस्था का ही हिस्सा था, जो ये इसको फिर साइंटिफिकली तो नहीं बना पाएंगे, जेनेटिक्स क्या है, एंडोजमी क्या है, इसको साइंस में कैसे समझाए सब लोगों को। तो इसलिए एक वर्णाश्रम विवाह था, सेम गोत्रों में क्यों नहीं विवाह नहीं करना है। और जैसे प्रतिलोम मैरिज में बोला था क्यों नहीं करना चाहिए, तो फीमेल क्या करता है ना, वो इन्वेस्ट करती है। फीमेल ऐसा नहीं कि जो भगवान बनाया, अब तो शादी हो गया तो जो नारी है वो कितना 9 महीना तक उसको कष्ट लेना पड़ता है, बच्चों को ये करना। तो इसलिए फीमेल क्या इन्वेस्ट, जो भगवान बनाया ना, तो भगवान ही जैसे 10 मिलियन बोलते हैं, 10 मिलियन स्पर्म से एक अच्छा स्पर्म को जो बॉडी ऑटोमेटिक चूज करते हैं, बॉडी नेचुरली चूज करती है बेस्ट स्पर्म्स। अगर ऐसे ना, तो वो लोग क्या करते हैं, इसलिए प्रकृति ने उसे बिल्ड इन क्वालिटी फिल्टर दिया है। तो वो जो क्वालिटी फिल्टर लगा दिया, अगर थोड़ा सा लो ग्रेड का स्पर्म आएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो उससे सारा जो प्रतिलोम विवाह का वही संस्कार होता है, नेक्स्ट जनरेशन बहुत गड़बड़ जाता है। अब देखो ना, एग्जाम्पल मैं बहुत बार दे चुका हूँ, एनिमल वर्ल्ड में आप देखोगे, अगर जो 2 मेल एनिमल फाइटिंग होता है उसके बाद मेटिंग होता है,
राइट, वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो पहले ऐसे स्वयंवर सिस्टम था, ये जो हम लोग का जैसे अर्जुन को जो मार्च के आंख में तीर लगाना क्यों पड़ा था, वो प्रूव करना चाहती है फीमेल की, मैं जिसको सरेंडर कर रहा हूँ ही इज सुपरियर। राम जी आए, सीता तो उनका मैरिज तो पहले फिक्स होगा, बट फिर भी उनको शिव जी का धनुष क्यों तोड़ना पड़ा? फिर रावण भी ट्राई किए, सब लोग ट्राई किए, क्योंकि वो चाहती है, फीमेल एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अगर लोअर बर्न का अगर शादी कर लिया, बाय लव मैरिज हो गया, बाय लॉस्ट के हिसाब से कर लिया, वो तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो वहां पे बहुत बड़ा डिजास्टर स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग का विवाह सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, सब कुछ है, बट हमको साइंटिफिकली अगर लोगों को समझाए, नेक्स्ट जनरेशन को, तो उनको ये तो अंधविश्वास लगेगा, ऐसे क्या बात करते हो, बट उसका साइंस है। जैसे सगोत्र विवाह, सेम गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, तो उसका साइंस क्या है? मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं इसको, कॉन्सान्ग्यूनिटी कहती है। कि क्या है ना, इसमें क्या होता है, अगर रिसेसिव जेनेटिक डिजॉर्डर होता है, कि मैं 2-3 वर्ड निकाला, थैलेसेमिया होता है, हेमोफिलिया होता है, इसका 4 से 6 गुना खतरा बढ़ जाता है अगर ये सब, अगर सेम गोत्र में सेम जीनेटिक्स में कैरी करके आया है, तो गोत्र को भी निषेध है। बहुत सारा हम लोग ना जान के भी करते हैं, जैसे सुरजा बोल रहे थे, सुबह सुबह मसल लूजन रहता है, राइट, तो धीरे धीरे हमारा क्या होता है ना, सर्केडियन रिदम सेट होता है। बट हम लोग जब सूरज देवता को पानी चढ़ाते हैं, उसमें क्या बेनिफिट मिलता है आपको? सुबह सुबह उठे, जाके सूरज देवता के तांबे के पात्र में पानी चढ़ाए, तो आपका ऑप्टिक नर्व, जो आग का जो नर्व, ये पहले एक्टिवेट करेगा। फिर विटामिन डी जो सेरोटोनिन को नेचुरल सोते, वो विटामिन डी जो सुबह का इसीलिए बोलते हैं, जो अगर 11 बजे आप घूमोगे, अल्ट्रा वायलेट आपको बॉडी में आएगा जो पार्क में घूमोगे, बट सुबह सुबह जाके सूरज देव को तो प्रार्थना करो, उसमें विटामिन डी भरपूर मिलता है। विटामिन डी कहीं खाने में नहीं मिलेगा, इधर मेडिसिन में मिलेगा, नहीं तो सूरज के किरण में मिलेगा, पढ़ के देख लो, किसी खाने में विटामिन डी नहीं है। तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के सूरज देवता को जल चढ़ाना होता है, तो आपका सर्केडियन रिदम, शरीर का जो जैविक घड़ी, वो सेट कर देता है ऑटोमेटिक। जो बहुत सारा मसल फ्लूजन है, ये है एक मूविंग मेडिटेशन है, धड़क से एक्टिव हो जाओगे आप। देखो, सूर्य देवता का जाके सुबह जल चढ़ाओ, तो फिर हम लोग एक सोचते हैं ना, हम लोग, मैं घर में बहुत बार गया हूँ, नहीं, उत्तर दिशा में आपको सिर करके सोना नहीं है। हम उड़ीसा में बोलते हैं, पता नहीं यहाँ से क्या है, जब सोते हैं आप देखिए एंगल कौन सा डायरेक्शन में सोना है, नॉर्थ में सोना है, वेस्ट में। नॉर्थ में मना करते, क्यों मना करते? एक स्टोरी सुना गया कि भगवान गणेश का जब सर्किट फट गया था, फिर शिव जी ने आशीर्वाद दिए कि जहां पे जो हाथी उत्तर दिशा में सोया होगा, जो जीव, हाथी नहीं, जो जीव उत्तर दिशा में सर किया के सोया होगा, उसका सर काट के ले आओ। तो इसलिए डर है कि नहीं, अगर उत्तर दिशा में सोओगे तुम्हारा सर काटना पड़ेगा, ये डर दिया गया है। उसका रीजन क्या है? हम देखोगे पृथ्वी एक मैग्नेटिक है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेटिक, हमारा जो अर्थ है ना एक मैग्नेटिक है। अब साइंटिफिकली देखो तो हमारा बॉडी में हीमोग्लोबिन है, आयरन है। अगर आप नॉर्थ में देखोगे, जब उत्तर दिशा में देखोगे, तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और हमारा ब्लड का कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो नेगेटिव, तो नींद का क्वालिटी घटती है, नींद आएगा नहीं आपको। मैं ट्राई किया हूँ, आपका अच्छा नींद नहीं आएगा, तो ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है, बॉडी फास्ट हो जाता है। तो इसीलिए उत्तर, तो उसको साइंस से ही है। तो ऋषिगण क्या बोले, अगर सबको सिखाना तो कैसे सिखाना है? तो उसको फिर ना, मतलब जैसे अडॉप्ट करे, एक स्टोरी के माध्यम से, रिचुअल के माध्यम से सब दिया गया है। अभी होली आ रहा है, राइट, तो होली में क्या होता है ना, जैसे सर्दी गया, बसंत, तो सर्दी काल में बात है, बॉडी में बहुत बड़ा बैक्टीरिया देखोगे सर्दी में, क्योंकि ठीक से नहाना नहीं होता है, धूप कम रहता है, बॉडी में फंगी, ये सब जम जाता है। तो आज होलिका दहन है। होलिका दहन क्या है, उसका जो पहले वार्म अप करोगे, राइट, गर्मी आग जलाते, तो आग के साइड में आप अगर भूलोगे तो क्या करेगा, बॉडी में धीरे धीरे एक्टिवेट होगा। तो 2 दिन के बाद क्या होता है ना, एंटी फंगल बॉडी में जो होता है, 2 दिन में जो होली आता है, होली में पहले तो अभी जो केमिकल कलर था, बस उस टाइम केमिकल कलर नहीं था, वो जो फूल का जो टेस्यू के फूल एक था, उसमें होली खेलते थे, गुलाल। तो जब बनाओगे वो एंटी फंगल है, बॉडी में जितना मार्जन करो, आप कलर लगा दिए तो उसको छोड़ने के लिए घिसना पड़ेगा। तब जब घिसोगे धीरे धीरे बॉडी का, शरीर का जो नो एक न्यू सीजन जैसे आ जाएगा, एक शरीर का सारा बैक्टीरिया जो है, खराब बैक्टीरिया ऑटोमेटिक चला जाता है, धीरे धीरे आप बॉडी रिफ्रेशमेंट हो जाता है एक न्यू सीजन के लिए। ये सब साइंस ही है, ये सब कुछ ऐसा नहीं कि कुछ प्रथा है चल रहा है, ऐसा नहीं। सुबह शाम क्यों प्रार्थना करते हैं हम? क्योंकि दिन में तो प्रार्थना करते थे, पर सुबह शाम क्यों प्रार्थना करते? सुबह शाम क्या होता है ना, जब दिन और रात में थे, इस समय मस्तिष्क नेचुरली अल्फा ब्रेन प्रोड्यूस करता है, ये साइंटिफिकली है। हमारा बॉडी अगर शाम के देखो, जैसे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, और शाम का टाइम में जो इवनिंग, जैसे सूरज ढलने का जो टाइम है, उसमें नेचुरली हमारा अल्फा ब्रेन प्रोड्यूस करता है।
तो उस टाइम में हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को सर्वोत्तम समय है। तो ठाकुर जी बोलते, जो कोई पूछा था हम पढ़े थे, प्रेयर किसके लिए करते हो? ठाकुर जी बोले प्रेयर मेरे लिए नहीं, प्रेयर जो लिखा है तुम्हारे लिए, तुम करते हो तुम्हारे लिए। तो इस सबकॉन्शियस में एक्टिवेट करता है, हम लोग जो कहते हैं वो ऑटोमेटिक धीरे 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 चला जाता है। इसलिए ऋषियों ने इसी समय मंत्र प्रार्थना और मेडिटेशन कर रखी है। तो आज का न्यूरोसाइंटिस्ट इसको हाइप्नोगोनिक स्टेट कहते हैं। तो हिप्नोगोनिक स्टेट, तो हिप्नोगोनिक स्टेट जो होता है सुबह शाम इसी टाइम में अगर मैं प्रार्थना करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मेरा जो सबकॉन्शियस में जो कचरा चलता रहता है, जो प्रवृत्तियां चलता रहता है, जो नेगेटिविटी चलता रहता है, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा रोल करने के लिए मेरे को प्रभावित करता है। तो सुबह शाम इसलिए प्रार्थना का दिया गया है। जो वास्तुशास्त्र है, तांबे के बर्तन, बहुत सारा चीजें है। ऐसा नहीं कि ऐसे सब ना कोई बोला होगा। ठाकुर जी बोलते कि आज का ये समय में मनुष्य हर बात को रीजन तर्क खोजता है। इसलिए ठाकुर जी बोले आज के समय में मनुष्य हर बात का रीजन तर्क खोजता है। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसके पीछे का मैकेनिज्म, कार्य प्रणाली सब स्पष्ट रूप से बनाना पड़ता है। तो साइंटिफिकली जय गुरु दादा, 1 मिनट में खत्म कीजिए। 1 मिनट में ले लेता हूँ। तो इसीलिए बोलता है कि यदि प्राचीन परंपरा के प्रति रिगार्डफुल सेंटिमेंट भाव ना हो तो उनके मर्म को समझा नहीं जाता। तो आपको रिगार्डफुल सेंटिमेंट होगा तो उसके चीजें, बहुत सारा चीजें हम समझ सकते हैं। वो जितना हम गाइडेड है, जो वर्णाश्रम है, मैरिज सिस्टम है, सारा चीज हमारा बेनिफिट के लिए है। पर ऐसे अच्छा कोई, जैसे बोले थे भी सूरज दा एग्जाम्पल दिए, कोई श्रद्धापूर्वक अगर खोज के बाद भी कोई प्रचलित नियम, बहुत सारा प्रचलित प्रथा है, उसका रीजन अलग अलग लिखेगा। बलि प्रथा है, मैं बहुत बार ढूंढ रहा हूँ, और भगवान को बलि कैसे चढ़ा सकते हैं? तो गलत है। कोई अगर गलत प्रथा है, जैसे गीले कपड़ा पहन के पूरा 1 घंटा तक पूजा करो, उसका अगर हार्म करता है, उसका आप रिजेक्ट वर्जन भी कर सकते हो। जय गुरुदेव। जय गुरु। श्रद्धा मनोरंजन पात्रोदा अभी समझा रहे थे कि जो हमारा जो प्रथा है उसका पीछे वैज्ञानिक कारण है, लेकिन सब लोग को वैज्ञानिक कारण समझाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मुनि ऋषि लोग उनको आचरण करके दिखाते थे और उसका पीछे एक एडॉप्ट करने के लिए एक कहानी बताते थे या कुछ बोल के उसको एडॉप्ट कराते थे। यही था एक्चुअल कारण इस सब का। लेकिन इसका पीछे सब वैज्ञानिक कारण है ये चीज। लेकिन बट जो जो कुछ प्रथा थे जो उसका जरूरत नहीं है उसको त्याग कर सकता है, जैसे ठाकुर जी बताए हैं। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा। अभी समाराइज करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा, 5 मिनट समाराइज कीजिए। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत बहुत सुंदर आलोचना आज का हुआ, बहुत डिटेल में जो है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ जो है अग्रवाल दा ने और जो है मनोरंजन दा ने जो आलोचना किया, और मैं समझता हूँ कि ये बातें बहुत क्लियर स्पष्ट हुआ। इसमें जो ठाकुर जी जो 2 बातें बोले हैं महात्मा बुद्ध से जो आई है कि वर्ण व्यवस्था है ना, और उसको जो वर्ड दिए हैं साइंटिफिक सोशल, बहुत अच्छा वर्ड है साइंटिफिक सोशल, मतलब वर्ण व्यवस्था जो है उसमें जो साइंस निहित है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज के समाज को, जो आज जो यंग जनरेशन सोचते हैं ये सब फालतू है। जैसे मैं एक आदमी से मिला था, वो बाय कास्ट जो है सोनार था, और जो है वो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे कॉलेज से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से जो इंजीनियरिंग पढ़ के, लेकिन वो इंजीनियर का जॉब कुछ दिन किया लेकिन वो छोड़ दिया। फिर जो है वो अपना जो पुश्तैनी सोनार का ही कंपनी में जॉब किया, जॉब ही कर रहा है लेकिन वो, है ना, बट जो जो सोने का जो कोई बड़ी कंपनी है उसमें जॉब कर रहा है। उसने मुझे दिखाया हीरे का जो है इतना अच्छा उसने काम किया, और उसमें पूरा वो इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंट किया है, और उसका बहुत जगह प्रदर्शनी हुआ है, और उसने प्राइज भी विन किया। तो जो वर्ण व्यवस्था जो है, यहाँ पर कुछ भी हम एजुकेशन करें, कोई भी हो, लेकिन जो वर्ण के हिसाब से अगर उस फील्ड में अगर काम करता है, अगर कारपेंटर है, कितना ही पढ़ाई लिया, पीएचडी कर लिया, कुछ भी कर लिया, इंजीनियरिंग पढ़ लिया, लेकिन अगर वो क्योंकि उसके जीन में है तो कारपेंट्री करेगा, तो कारपेंट्री उसी फील्ड में बहुत कुछ डेवलप कर सकता है। जो वो जो डेवलप करेगा
और दूसरा जो वर्ण जो है कास्ट जो भी बोले, तो वो उस फील्ड में उतना डेवलप नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि उसके जीन में है। तो जो जिस जीन में और जो यहाँ बोलते हैं ना चावटिक जो फैल जाएगा, वर्ण व्यवस्था नहीं रहे, तो मतलब पूरा जो है समाज ध्वस्त होने का चांस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सबके अपना जो है, अभी जो 4 मेन वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो है शूद्र, तो सबका अपना अपना फील्ड है। अभी सभी लोग आजकल क्या देख रहा है, सभी लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी के चक्कर में जो है। अभी आज के डेट में अगर खोजने जाए तो आपको जो है, अभी एक सपोज नाई का दुकान है, आप जाए नाई के दुकान पे, लाइन लगी रहती है, क्योंकि वो बिजनेस करने वाला, नाई का काम करने वाला बहुत कम लोग हैं, सभी शिफ्ट कर गए हैं दूसरे फील्ड में, है ना। तो इस तरह से जो है समाज में प्रॉब्लम, जैसे मान लिए क्लीनिंग का काम है, अभी क्लीनिंग का काम ही है, अगर नगर पालिका का जो काम एक दिन रुक जाए तो क्या हो सकता है, समझ सकते हैं। कितना भी आप जो है जो 100 करोड़ के घर में रह रहे हैं, लेकिन बगल में आपका कचरा रहने वाला है, उसकी गंध आएगी, क्या सिचुएशन हो सकता है। तो वर्ण व्यवस्था कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो कचरे के काम कर, लेकिन उसमें भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सकता है। कचरा डिस्पोजल जो है एक अलग ही साइंस है, वो बहुत बड़ा साइंस है। वो डिस्पोजल का काम कितने अच्छे तरीके से कर सकता है, जो उस फील्ड में है वही वो उसको डेवलप कर सकता है अच्छी तरीके से। तो ये बात ही आती है अभी। और इसके बाद जो ठाकुर जी यहाँ जो बोले हैं, जो शास्त्रों में नियम दिया गया है, और ऐसे कुछ नहीं है, सबका कारण है। जैसे अभी ठाकुर जी बता रहे हैं, मान लिए कि हम स्मृति करते हैं, उसका भी कारण है ना। ऐसी नहीं कि स्मृति का क्या पैसा, ये 1 रुपया देने से क्या होता है, जो 1 रुपया बात नहीं है वहां पर। स्मृति जो सुबह हम लोग भी जो जजन करते हैं, जो है स्मृति करते हैं, उसका जो ऑलरेडी जो है लोगों ने बोला है कि सुबह उठने से क्या फायदा है, और जो है क्या है। जैसे मान लीजिए स्वस्थनी व्रत है, जैसे हम लोग मान लिए हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो हम धोते हैं अगर बाघ को, तो क्या होता है, आप जो यूरिन डिस्चार्ज कीजिए, आप किसी ग्रास पे डिस्चार्ज कीजिए, देखिए आप डेली उसी जगह पे डिस्चार्ज कीजिए, ग्रास जो है जल जाता है वहां का। तो कितना टॉक्सिक है। मान लीजिए लहसुन प्याज हम लोग को जैसे है स्वास्थ्य सदाचार में कुछ भी कारण नहीं है, वो सब टॉक्सिक है। नॉन वेज है, हमारा बॉडी नहीं बना हुआ है नॉन वेज के पचाने के लिए। आप उसका बहुत सारे रीजन है। देखिए जो नॉन वेज है जानवर, उसके दांत कैसे होते हैं, हमारे दांत कैसे हैं, हमारा शरीर ही बना हुआ, हमारा जो है सिस्टम ही बना हुआ है वेजिटेरियन का, और हम नॉन वेज खा रहे हैं, तो क्या होने वाला है। तो सबके पीछे कारण है जो शास्त्र में सब, और जो ठाकुर जी बोले शास्त्र में जो है कुछ बताए नहीं, ऋषि मुनि जो है वो करके दिखाए, और करके दिखाने से ही होता है, इम्प्लीमेंट होता है। बहुत सारे हमारे घर में जो है बड़े बुजुर्ग बहुत सारे नियम बोलते थे, सैटरडे को खिचड़ी खाना है, ठाकुर जी तो बोले हैं कि मैक्सिमम खिचड़ी खाने को खिचड़ी भजने को सतनाम। तो खिचड़ी, आप खिचड़ी खाइए डेली, देखिए आपका स्वास्थ्य कितना